हेलो दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ों के आज के एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास की एक बहुत जरूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर विचार करेंगे। टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। आप देखें, फ्रांस की क्रांति में दो शब्द हैं, फ्रांस और क्रांति। तो आप सभी जानते होंगे कि फ्रांस यूरोपीय महादेश का एक महत्वपूर्ण देश है। अब आते हैं क्रांति की बात करें तो क्रांति क्या है? क्रांति है एंटी पीपुल जब सिस्टम हो जाता है, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेके हो, इकोनॉमी को लेके हो, सोसाइटी को लेके हो या किसी और मुद्दे को हो, तो ये एंटी पीपुल सिस्टम जब चेंज होके या शिफ्ट होके प्रो पीपुल सिस्टम बनता है। प्रो पीपुल सिस्टम, तो हम इसे कहते हैं कि क्रांति है। अगर हिंदी में बात करें तो हम कहेंगे कि जन विरोधी व्यवस्था, जन विरोधी व्यवस्था। जब यह जन विरोधी व्यवस्था जनहित ऐसी व्यवस्था बन जाती है, तो हम कहते हैं कि यह क्रांति है। अब हम सोचेंगे कि यह जन विरोधी व्यवस्था क्या है, एंटी पीपुल सिस्टम क्या है। तो एंटी पीपुल सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें लोगों के पास स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने का कोई साधन नहीं है। तो जब ऐसी सिस्टम है तो इसको हम चेंज करना चाहेंगे। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? यहां नहीं है। समानता क्या है? नहीं है। जीविका के साधन नहीं है। अधिकार नहीं है। तो जब ये चीजें नहीं है तो इसको ये बनाने चले हैं जनहितैषी, जहां लोगों के पास क्या हो? स्वतंत्रता हो, समानता हो, जीविका के साधन हो, मौलिक अधिकार हो, नागरिक अधिकार हो। तो यही परिवर्तन हम कहेंगे कि यह एक क्रांति होती है। तो लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। यह पूरा जो एंटी पीपल सिस्टम है, इसको अचानक से ले जाकर प्रो पीपल सिस्टम बनाना, जनहितैषी व्यवस्था की स्थापना करना, यह कोई साधारण काम नहीं है। चलिए, इसके लिए किसी न किसी को प्रयास तो करना होगा। यह प्रयास करे कौन? जिनके पास अधिकार है वो तो करेंगे नहीं, जिनके पास समानता है, जिनके पास उच्च दर्जा है वो तो करेंगे नहीं, जिनके पास तमाम तरह के राजनीतिक अधिकार हैं वो तो करेंगे नहीं, जिनके पास प्लेंटी है, प्लेंटी यानी आवश्यकता से कहीं ज्यादा विलासिता की सारी सुख सुविधाएं हैं, वो तो करेंगे नहीं। तो करेगा कौन? प्रयास करने वाले लोग कौन होंगे? ये लोग होंगे। अब इनको लेकर जाना है यहां, लेकिन समस्या क्या है? बीच में एक समस्या है, राजा। कैसा राजा? निरंकुश। तो फ्रांस का जो राजा था लुई 16, वह एक निरंकुश राजा था। निरंकुश राजा का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा राजा
जिसके पास सारे अधिकार हों। लिख देता हूं मैं, निरंकुश राजतंत्र क्या है? सभी प्रकार के अधिकार किसके पास है? राजा के पास। यथा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। ये तीनों प्रकार के अधिकार हैं। राजा के किसी भी नीति का, किसी भी फैसले का, किसी भी निर्णय का विरोध करने का किसी को अधिकार नहीं था। यहां तक कि राजा के किसी भी कृत्य का के विरुद्ध आप सवाल भी नहीं उठा सकते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था थी, तो राजा इतना आसानी से तो होने नहीं देगा, राजा तो इसमें बाधा डालेगा। तो यह काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हों, जिनकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी हो, उन्हें कुछ न कुछ प्रयास करना होगा। तो यह एक बार में नहीं होता है। तो वहां के लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम इस निरंकुशता को हटा देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि अब राजा तो रहेगा लेकिन निरंकुश नहीं होगा। तो निरंकुश नहीं होगा तो फिर राजा किस बात का? भाई राजा का मतलब ही होता है सर्वोच्च का। नहीं, ऐसा सर्वोच्च नहीं होगा। हमको क्या चाहिए? संवैधानिक। हमको चाहिए संवैधानिक राजा, एक ऐसा राजा जो संविधान के अनुसार लोगों पर शासन करे। संविधान सर्वोच्च होगा। यह संविधान राजा को भी अधिकार देता है, उसकी सीमाएं भी तय करता है, जनता को भी अधिकार देता है, जनता की सीमाएं भी तय करता है। तो एक तरह से कहें कानून के शासन की स्थापना राजतंत्र के रहते हुए, तो इसी को हम कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। अब कहेंगे कि भैया इसके पीछे कारण क्या क्या थे? तो आइए हम इस क्रांति के कारणों की बात कर लें। What were the causes? तो सबसे पहले तो दिस मोनार्क और किंग, जो भी आप कह लो, किंग कहो, राजा कहो, शासक कहो, मोनार्क कहो, ये राजा खुद ही एक कारण था। क्योंकि दैववादी सिद्धांत थी। दैववादी सिद्धांत का मतलब है कि राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। इसलिए किसी भी अन्य व्यक्ति को राजा का विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं हो सकता। और राजा क्या था? पूरी तरह विलासी था, अयोग्य था। अयोग्य से अभिप्राय है मेरा कि उसका राज्य के संचालन में न तो रुचि थी, न कोई योग्यता थी, न कोई अनुभव था, और विलासी तो था ही। तो ऐसी अवस्था में जनता के पास कोई आशा नहीं था। और यहां जनता यह भी नहीं कर सकती कि चलो भाई राजा के पास कोई आवेदन करते हैं, कोई प्रतिवेदन देते हैं, कोई अपील करते हैं, राजा उसकी सुनवाई करेगा। सबका सब तो नहीं, लेकिन कुछ अंशों का तो निवारण करे, ऐसा भी नहीं था। इस राजा का नाम था लुई 16। अब इसकी शादी भी कहां हुई? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। वह भी पूरी तरह वैसी ही थी। तो ऐसे में लोगों के पास राजा के कारण जो
उनके कष्टों का निवारण नहीं हो पाता था, राजा को ही सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। उनके जीवन में कल्याण लाने का कोई भी प्रयास किया जाए, उसमें सबसे बड़ी बाधा राजा स्वयं था, ऐसा वहां के लोगों को मानना था। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई कि राजा स्वयं था। अब कहते हैं कि वहां की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। सोशल ऑर्डर क्या था भैया? तो कहता है कि वहां का समाज 3 भागों में बटा था। 3 भागों में कौन थे? एक तो उच्च वर्ग था, क्लर्जी बोलते हैं इसको, उच्च वर्ग। इस उच्च वर्ग में कौन लोग थे? उच्च वर्ग में क्रिश्चियन पादरी वर्ग, पुजारी वर्ग के लोग थे, और वो समाज में सबसे ऊपर देखे जाते थे। वो स्वयं कहते थे कि हम ईश्वर के वंश के हैं, तो राजा हम पर नियंत्रण नहीं कर सकता। तो सामाजिक प्रतिष्ठा थी। राजा समय समय पर बड़ी बड़ी अनुदाने, धन दिया करता था। भूमि पर इनका अधिकार था, भूपति थे ये। किसानों से कर वसूलते थे, टिथ। तो ये दशा थी इनकी। दूसरे भागों में कौन था? नॉवेलिटी, सामंत वर्ग के लोग। ये कौन थे भाई? तो कहता है कि ये सामंत वर्ग में, उच्च वर्ग में, नॉवेलिटी में राजा स्वयं, उसकी पत्नी, उसके चट्टे बट्टे रिलेशन, उसके सेनापति, उसके उच्च अधिकारी, या उसके प्रति जो लोग भी थे वफादार, वो सारे के सारे उच्च वर्ग में थे। भूमि पर इनका भी अधिकार था। और थर्ड था तीसरा वर्ग, यानी निम्न वर्ग। अब देखिए, यहां क्या है कि जो उच्च वर्ग है, इसे हम लोग वहां बोला जाता था स्टेट 1, प्रथम स्टेट। ये जो दूसरे थे, ये कौन थे? स्टेट 2, द्वितीय वर्ग। और ये कौन थे? तीसरे वर्ग, स्टेट 3। स्टेट 3, स्टेट 3 में बाकी बचे सभी पढ़े लिखे लोग, साधारण काम करने वाले, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, किसान, यहां तक कि दास प्रथा भी थी। ये सब के सब तीसरे वर्ग में आते थे। आबादी के हिसाब से देखें तो इनका प्रतिशत तीसरे स्टेट का 85 से 90% था। इनका 10%, इनका 5%। ये दशा थी। कहने का मतलब आप समझ लो दोस्तों, 90-85% लोग क्या थे? कष्ट में जी रहे थे। उनके पास कोई आजादी नहीं थी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, विकास का कोई विकल्प नहीं था। तो ऐसे में इनके पास कष्ट होना तो था ही, और वही हुआ। अब इस सामाजिक कारण के बाद दूसरा कारण जिसकी बात हम करें, वो था आर्थिक कारण। द इकोनॉमिक वजह से। ये राजा जो था लुई 16, ये क्या हुआ कि 1785 ईस्वी में राजा बना। और जिस समय ये राजा बना, उस समय राजकोष की दशा ठीक नहीं थी, राजकोष खाली था। तो आप कहेंगे कि इनका तो सैकड़ों वर्षों से इस वंश का शासन था,
जनता का शोषण होता था, भारी मात्रा में कर वसूले जाते थे, फिर राजकोष खाली कहां हो गया? तो राजकोष खाली होने का इनको बताया गया कि आपका क्या है, राजकोष खाली। खाली मतलब पूरी तरह खाली नहीं, लगभग आप बोल सकते हो, लगभग खाली। राजा ने अपने अधिकारियों को, मंत्रियों को आदेश दिया कि भैया इसकी व्यवस्था करना तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम करो। कोई दूसरा अब हम बात करेंगे कि आखिर ये राजकोष खाली क्यों हुआ। तो उसमें क्या थी? राजा की विलासिता, पुजारियों को भारी अनुदान, युद्ध, और अमेरिकी क्रांति में इस लुई वंश ने अमेरिका के क्रांति युद्धकारियों को भारी फंडिंग किया था, बहुत बड़ी धनराशि दिया था। तो अमेरिकी युद्ध में इनका क्या था? अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में फ्रांस का आर्थिक योगदान। आखिर इस राजकोष के बिगड़ते हालत को ठीक करने का विकल्प क्या था? तो नए कर प्रस्ताव। अधिकारियों ने, मंत्रियों ने राजा को प्रस्ताव दिया कि भाई कर वृद्धि तो हमें करनी पड़ेगी। अब जैसे ही कर वृद्धि की बात इस थर्ड स्टेट के लोगों के सामने आया, उनके तो तोते उड़ गए भैया। कहा कि एक तो मैं पहले से परेशान हूं, न मेरे पास जमीन है, न मैं खाने भर कृषि कर पाता हूं, मेरी कमाई इतना नहीं है कि मैं खा दूं। ऊपर से हम क्या करते हैं, तो पुजारियों को, क्लर्जी को टैक्स देता हूं, राजा को टैक्स देता हूं, सामंत हमसे फ्री में काम लेते हैं, शोषण करते हैं, अब हम कर कहां से देंगे? तो यहीं से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नए कर का विरोध शुरू हो गया। चलिए भैया, अब कर का विरोध शुरू हो गया, लेकिन किसी विरोध का, बच्चों, किसी भी विरोध का एक आधार होना चाहिए। तो इन लोगों ने एक नया आधार बनाया। कहा कि नहीं भाई, फ्रांस की परंपरा ऐसी नहीं है कि राजा एक तरफा तरीके से टैक्स लाद दे या टैक्स में किसी तरह का बदलाव कर दे। तो वहां पहले से व्यवस्था क्या थी? स्टेट्स जनरल। ये स्टेट जनरल क्या थी कि लोगों की एक प्रतिनिधि सभा थी। क्लेरिजी वर्ग के प्रतिनिधि भी इसमें थे, नोबेलिटी के प्रतिनिधि भी इसमें थे, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके प्रतिनिधि भी थे, और उनका प्रतिनिधित्व उनके जनसंख्या के आधार पर निर्धारित था। लेकिन 1614 ईस्वी के बाद अब तक कोई स्टेट जनरल नहीं बुलाई। राजा को जब जो मर्जी हुआ, नाप शनाप जो अधिकार देने थे, जो कर लगाने हैं, जो नियम बनाने हैं, अर्थव्यवस्था में जिस तरह का परिवर्तन करना है, सबका सब राजा करते गया। तो लोगों ने मांग किया कि नहीं भैया, हमारे यहां पहले भी स्टेट जनरल थी, तो फिर से आप स्टेट जनरल बुलाइए। अब हम आते हैं स्टेट्स जनरल कैसे काम करती थी।
स्टेट जनरल एक तरह से कहें कि 3 सदनीय था, मतलब फर्स्ट स्टेट का स्टेट्स, सेकेंड स्टेट्स एंड थर्ड स्टेट्स, तीनों अलग अलग अपनी बैठकें करते थे। तीनों में जो 2 सदन में जो प्रस्ताव पास हुआ उसे राजा स्वीकार मान लेता था। लेकिन अब क्रांतिकारियों ने कहा कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं होगा। अब क्या था यहां कि फर्स्ट स्टेट जो था इसके पास 300 प्रतिनिधि, सेकेंड स्टेट के पास 300 प्रतिनिधि, थर्ड स्टेट के पास 600 प्रतिनिधि। तो इन लोगों ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, या तो आप ज्वाइंट बैठक करो और प्रति व्यक्ति एक मत के आधार पर मतदान कराओ। ये थर्ड स्टेट के पास अधिक सीटें क्यों थी बच्चों, जरा सोचो। क्योंकि इनकी आबादी सबसे अधिक थी। मैं तो समझता हूं कि जितनी आबादी थी उस अनुपात में था भी नहीं। अधिक प्रतिनिधित्व तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को दी गई थी। फिर भी इन लोगों ने कहा कि भैया एक मत, एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत। अब ऐसा अगर होगा एक व्यक्ति एक मत, तो इनके पास आधा तो पहले से थे और कुछ दूसरे जो मानवीय विचारधारा को मानने वाले थे या गरीबों के कष्ट से के प्रति संवेदना रखते थे, ऐसे सदस्य भी इनके साथ शामिल हो गए थे। तो ये पक्का था कि अगर एक व्यक्ति एक मत के आधार पर फैसला लिया जाएगा तो राजा कर प्रस्ताव उसकी गिर जाएगी। यानी राजा के द्वारा प्रस्तावित जो कर व्यवस्था होगी सॉरी दोस्तों, राजा के द्वारा जो जारी कर व्यवस्था है वह लागू नहीं हो पाएगी। राजा ने शुरू में तो इनकार कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन थर्ड स्टेट के लोग इस बात पर टिके रहे कि नहीं हमें तो वही चाहिए। अब जब ये थर्ड स्टेट के लोग पूरी तरह तैयार होकर जब हिस्सा लेने गए तो वहां जिस बिल्डिंग में इनको बैठक करनी थी, जिसमें उस प्रस्ताव पर चर्चा करनी थी, जिसमें अपने सुविधा के हिसाब से एक कानूनी रूप देना था, उस बिल्डिंग को राजा ने बंद करा दिया, तो उसमें सेनाएं धर दी। अब क्या करेंगे भाई ये थर्ड स्टेट के लोग? तो थर्ड स्टेट के लोग मूव कर जाते हैं वहां से, लेकिन मूव करके कहीं बाहर नहीं जाते, बाहर नहीं जा रहे हैं। ये कहां पहुंचते हैं? टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट ये एक इंडोर टेनिस का केंद्र था, वहीं पर बैठक कर लेते हैं, कहते हैं हम यहीं बैठक करेंगे और साथ साथ 2 बातें करते हैं। उन सबों ने शपथ लिया कि जब तक हम फ्रांस के लिए नया संविधान नहीं बना लेंगे तब तक इस सभा को डिस्पर्स नहीं करेंगे। आई वॉन्ट हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिस्पर्स नहीं होंगे। वी वॉन्ट डिस्पर्स टिल ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड फॉर फ्रांस। तो एक काम तो इन लोगों ने कर लिया कि फ्रांस की राज्य संविधान, फ्रांस के संविधान निर्माण तक कायम रहना। और दूसरा काम इन लोगों ने क्या किया? कहा कि वी आर नॉट द स्टेट जनरल, वी आर द नेशनल असेंबली। ये घोषित कर दिया कि हम क्या हैं? नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली हैं तो हमको संविधान बनाने का अधिकार है। हुआ भी ऐसा ही। अब ये संविधान की रचना में लग गए।
चलिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण कारण है, हम पहले उसकी बात कर लें। फिलोसफिकल कॉजेज, वैचारिक कारण। तो फ्रांस में बहुत पहले से कई विचारक चिंतक आए, जैसे लॉक, जॉन लॉक। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये कोई दैववादी सिद्धांत नहीं होता है। क्या है कि राजा को सभी प्रकार के अधिकार, तीनों प्रकार के अधिकार नहीं दिए जा सकते। तो इन्होंने एक किताब लिखी अपनी, और किताब का नाम था टू ट्रीटी ऑफ स्टेट, टू ट्रीटी ऑफ स्टेट। तो उसके बाद आए रूसो। रूसो ने भी अपनी किताब लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उन्होंने तो ये कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, लोगों ने आपस में एक अनुबंध के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो लोगों ने ही एक व्यक्ति को चुना कि तुम हम प्रशासन करो, हम तुम्हारी शर्तों को मानेंगे, हम तुम्हारी आदेशों को मानेंगे, लेकिन हमारी रक्षा करना, हमारा कल्याण करना सब तुम्हारे लिए। तो अब ये जो ईश्वर के प्रतिनिधि होने की बात थी, वह धीरे धीरे टूटने लगी थी। और तीसरे थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू इन्होंने एक सिद्धांत दिया, पावर सेपरेशन। पावर सेपरेशन का थ्योरी। पावर सेपरेशन का थ्योरी मतलब होता है बच्चों कि सभी प्रकार के अधिकार एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के हाथ में नहीं होगी। यानी इनका कहना था कि राजा एक ही साथ कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका तीनों को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये विचार प्रचारित हो रहे थे। तो जब ये विचार प्रचारित होंगे तो क्रांति को आगे बढ़ेगी। तो ऐसा ही था। अब छात्रों, इसके बाद जो हुआ, जिस संविधान का निर्माण हुआ और उसके द्वारा जिस प्रकार से अनियंत्रित राजतंत्र का समाप्ति हुआ, राजा को संविधान में के अधीन लाया गया, उस पर चर्चा हम लोग दूसरे सेशन में करें। मैं समझता हूं यहां तक आपने अच्छी तरह समझ ली होगी। अगर किसी प्रकार का कठिनाई हुआ हो दोस्तों, तो आप हमें जरूर लिखें। साथ ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे जुड़े रहें। धन्यवाद।